Welcome to our YouTube channel Study with Bhatt Sir. I am Kalrav Bhatt Sir. Today, this is the second lecture of the Macroeconomics for the Manager BBA Semester 2, Gujarat University. Today we are going to learn about Unit 2. Unit 2 is about classical versus Keynesian economics. Okay, so ये पूरा इकोनॉमिक्स ने लिखा हुआ वो खुद का व्यू है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बारे में, बराबर। तो ये पढ़ने में कैसा है, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ कीनेशियन बट होता है काइनेजियन, ठीक है। तो अपने काइनेजियन वर्ड मतलब कीनेजियन ही है, गुजराती है या हिंदी है तो अपने को इंग्लिश मीडियम थ्रू नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, बराबर। तो आपको जानना है कि कीनेजियन नहीं लिखा है, काइनेजियन लिखा है, बराबर। आगे ऐसे 2-3 वर्ड और भी है जिसके बारे में मैं आपको बोलूँगा कि ये नहीं है, ये है, बराबर। अब काइनेजियन है ना, बराबर, वो एक क्या बोल सकता हूँ मैं, लाइक इकोनॉमिस्ट था, बराबर, जिसने अपने व्यू रखे थे, बराबर। अब काइनेजियन है ना, वो पास्ट गवर्नमेंट हैड फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स काइनेजियन अप्रोच एंड हैड बोरोड मोर मनी टू बूस्ट डिमांड। ज़्यादा मनी बोरो करना, लेना कहीं से डिमांड को बूस्ट करने के लिए, ये अप्रोच, ये थॉट को यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि लाया गया है इकोनॉमिक को समझने के लिए, बराबर। और कुछ मैं अगर इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल से बोलूँ ना तो आप समझिए, इट्स एडवोकेट डेफिसिट स्पेंडिंग ऑन लेबर इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज वेज ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न। लोगों को काम दिया है पैसा कहीं से भी लेके, बराबर, मतलब कि लोगों को काम दिया है जब इकोनॉमिक है ना बहुत ख़राब थी। ये ऐसा कुछ ही है जो थोड़ा अपने को समझने में हार्ड लग सकता है, क्योंकि है ना इकोनॉमी जो अपने इंडिया की चल रही है ना, ये उससे टोटली ऑपोजिट कंसेप्ट हो सकता है समझने में। ओके, तो उससे हुआ क्या था, दे वुड रेज द टैक्सेस टू कूल द इकोनॉमी एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशन व्हेन देयर इज़ एबंडेंट डिमांड साइड ग्रोथ। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या करा था कि भाई पैसे बोरो करे थे, उधार लिए थे लोन के रूप से या कहीं और से। तो ये कंसेप्ट थोड़ा काइनेजियन का समझने लायक है। कभी कभी अपने भी अपनी लाइफ में ये करते हैं जब अपने फंस जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन। While classical economists believe the economy is for the most part self-correcting, John Maynard Keynes thought the government and economics should help the economy occasionally. The classical model involves the economic growth in the long run, while the Keynesian model involves economic growth in short term. इकोनॉमिक का शॉर्ट टर्म में अगर सुधारना है, पावरफुल करना है ना, तो काइनेजियन मॉडल का यूज़ होता है, जबकि क्लासिकल मॉडल का यूज़ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में इकोनॉमिक को सुधारने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे सुधारने का वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, उसको मैनेज करने के लिए, बराबर। अब यहाँ पे पहला ही पॉइंट है काइनेजियन इकोनॉमिक्स वर्सेस क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है, आपको थोड़ा वेदांतु से डाउनलोड करी हुई है, बराबर। मुझे थोड़ा अच्छा सा इसका डायग्राम लगा समझने के लिए, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड करी है। काइनेजियन इकोनॉमिक्स वर्सेस क्लासिकल या फिर क्लासिक इकोनॉमिक्स। तो काइनेजियन इकोनॉमिक्स क्या है, प्रमोट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड एजुकेशन टू इंक्रीज द कंज्यूमर डिमांड। समझ रहे हो, कंज्यूमर की डिमांड को क्या बोलते हैं, बूस्ट करने के लिए, मतलब डिमांड को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, एजुकेशन पे, वो सब पे खर्चा करवा रही है
इन्वेस्ट करवा रही है या स्पेंड करवा रही है, समझ रहे हो। उसके नीचे भी लिखा है आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी अच्छी सिचुएशन आ जाती है, ઘણી બધી પરિસ્થિતિ આવી જાય ને માર્કેટમાં કે એમ્પ્લોયમેન્ટને મેન્ટેન કરવા માટે ગવર્મેન્ટને ખર્ચો કરવો પડે. મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપણી જોડે છે શું, इट्स अबाउट कोरोना के समय में काफ़ी लोगों के पास बिजनेस नहीं था, जॉब्स नहीं थी, तो ये एग्जांपल काइनेजियन इकोनॉमिक तब यूज़ हुआ ही होगा, बराबर. लेकिन ये तो एक अप्रोच बन चुका है, इसलिए अपने को पता नहीं है, बाकी ये यूज़ हुआ ही है. अपने खुद अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जब फंस जाते हैं तब वी आर यूजिंग अवर रिजर्व टू फाइट अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम. तो ये तो होता ही है. अब क्लासिकल इकोनॉमिक क्या है, जो अपनी जो रेगुलर इकोनॉमी है वो क्या है. इट्स प्रमोट्स द लेजीज फेयर पॉलिसी. समझ रहे हो, अपने फेयर पॉलिसी जब प्ले करते हैं ना तो क्लासिकल इकोनॉमिक की होती है. अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ऐसा होता ही है, ये होने ही वाला था, ये मेरे साथ हुआ है वो, तो वो टाइम पे वो चीज़ को फेस करके आगे बढ़ते हैं. आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट शुड प्ले अ लिमिटेड रोल एंड टारगेट कंपनीज नॉट कंज्यूमर. बराबर, गवर्नमेंट यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करती नहीं है. तो आप ये इमेजेस से ही समझ सकते हो कि क्लासिकल इकोनॉमिक कैसी है और काइनेजियन इकोनॉमिक कैसी है. बराबर, तो अब आगे बढ़ेंगे और मज़ा आएगा. अगर ये कंसेप्ट दिमाग में उतर गया है तो सिंपल सा था इसका कंसेप्ट कि डिमांड को बढ़ाने के लिए खर्चा करना. बराबर, चलो आगे बढ़े. अब ये है चिप टेनेट्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. अब टेनेट्स नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी में. ये क्लासिकल इकोनॉमिक का जो थॉट है ना वो ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था, मतलब वहाँ पे ये पहली बार यूज़ किया गया था. इट फोकसेस ऑन द थियोरी दैट एक्सप्लेन द वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये कौन सी थियोरी पे फोकस करता है, तो वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या बिलीव करते थे, ऐसा पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में. तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब कि इनकम फ्रीडम. कोई इंसान है खुद जितना चाहे उतना कमा सकता है. गवर्नमेंट फ्री मार्केट्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड रिसोर्सेज, मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू, मेरिट बेस्ड कंपनसेशन, लेजीज फेयर और लेट इट बी मार्केट स्ट्रैटेजी. तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना, वो ये चीज़ पे बिलीव करते थे, ये 6 पॉइंट पे. इससे आगे है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बिलीव्ड दैट एम्फसाइज द बेनिफिट ऑफ ट्रेड, डिफाइन द प्रोडक्शन एज अ सर्कुलर फ्लो, जो आगे आएगा मैं समझाऊंगा. फोकस ऑन फिजिकल रिसोर्सेज एज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू अमंग्स दिस फैक्टर्स. ठीक है, तो नीचे जो लास्ट पैरा है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हेल्प्ड कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम द monarchic rule to capitalist democracy with self-regulation. It become closely associated with economical and political freedom. ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या था, ये मैंने पढ़ा दिया. ये थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मेन प्रिंसिपल्स. तो आपको ये लिखना है. ठीक है, आप स्नैप ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बराबर, तो आपको आसानी रहेगी. आगे का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी ले सकते हो. चलो पहले ये इंट्रोडक्शन का ले लो. इंट्रोडक्शन तो इतना मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन डिफरेंस तफावत का ले लो. ये ले लो, ये ले लो. ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा. फिर आगे बढ़ते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऐसा पूछ सकते हैं, गिव ब्रीफ डिस्कशन अबाउट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो पहले तो इक्विलिब्रियम क्या था पता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच होता है ना ऑन ग्राफ, આલેખ ઉપર ડિમાન્ડ અને સપ્લાય જે જગ્યાએ મળે ને એ જગ્યાને ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય. બરાબર, अब पढ़ते हैं इसके बारे में. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई. जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों मैच हो जाती है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इट इज़ अ क्लासिकल कंसेप्ट वेयर
ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। अब ये क्लासिकल अप्रोच आ गया है। क्यों? जब डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कब हो जाती है? जब अपने पास जितने भी रिसोर्स है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं उसका मैक्सिमम यूज़ हुआ हो, विथ नो सरप्लस ऑफ वर्कर, और वर्कर के पीछे ज़्यादा खर्चा किया ना गया हो। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा तो आपको समझ में आए कि ये ग्राफ क्या है। देखो, ठीक है, देखो नीचे आउटपुट है या फिर आप उसको सप्लाई बोल सकते हो। ये वाई एक्सिस पे डिमांड है, मतलब जो वाई एक्स है वो डिमांड वाला है, एक्स एक्स है वो सप्लाई वाला है। उसमें देखो एक पॉइंट मिलेगा जिसको अपने है ना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जो ई से डिनोट किया गया है। उससे नीचे कुछ बचता ना तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, समझे? और ऊपर जाता ना तो ज़्यादा खर्चा हो गया होता, मतलब कि सरप्लस एम्प्लॉयमेंट बोलते। ई से ऊपर अगर कहीं फॉल करता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एग्जैक्टली ऑन द ई पॉइंट विच सेटिस्फाइड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद रखना, ये समझने में बहुत ईजी था। बराबर, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने समझा वो यही था, बराबर। जो ये नीचे एक्सप्लेन किया है ना वो मैंने एग्जैक्टली जो इजी लैंग्वेज में समझाना था ना वो समझा दिया है आपको। अगर वो ग्राफ को स्क्रीनशॉट लेना है आपको कि मेरे को ऐसा नहीं समझाना है, सर ने समझा ऐसे मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप नीचे लिखा है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं सीधा सीधा लैंग्वेज में समझा दिया, 3 इडियट की तरह, बराबर। आप वो प्रोफेसर की तरह समझा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये देखो मोस्ट IMP, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। अब सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इज़ अ क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी। क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी। 2 मिनट, मैं आपको हाँ, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इज़ अ classical economic theory that state that the income generated from the production and the sale of the good is the source of the demand for current production। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। The law implies that production is the key to economic growth and the prosperity। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है ना, जिससे आप पैसा कमाते हो, बराबर, तो वही मेन सोर्स है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का। बस इतना समझाया है, बराबर। मैं मेरी और दूसरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। Say's law is an economic principle that states that the production of good in bracket supply creates its own demand। जितना आपने प्रोडक्शन करा है ना, मतलब जितना आपने प्रोडक्शन करके रखा है वही सप्लाई कर पाओगे आप, वही डिमांड को जन्म देती है। मतलब कि प्रोडक्शन ही डिमांड को कंट्रोल करता है। जब डिमांड को प्रोडक्शन कंट्रोल करता है ना तो आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन कंट्रोल कर रही है। ये आप समझा सकते हो या समझ भी सकते हो, ठीक है। अब क्या है? द लॉ वॉज डेवलप्ड इन 1803, 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, बाय द जेन बैप्टिस्ट, बराबर, जेन बैप्टिस्ट। और उसके लिए बैप्टिस्ट से उसका पूरा नाम था जेन बैप्टिस्ट से, तो से के नाम से पड़ा है सेइस लॉ, बराबर। सम इंसाइट फ्रॉम सेइस लॉ इंक्लूड। अब सेइस के लॉ में और कौन सी 2 चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए? द सप्लाई एंड डिमांड नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट, और दूसरा है सेल्स लॉ अप्लाइज मोर एक्यूरेटली इन लॉन्ग रन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द से डिमांड अकर्स बिफोर एनी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, नॉट बिकॉज ऑफ द इनकम जनरेटेड। जब इनकम जनरेट होना, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रोडक्शन कर दिया तो डिमांड ऑटोमेटिकली बनने ही वाली है, उसको बनना ही पड़ेगा, उसको बेचना ही पड़ेगा। जॉन काइनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स ऑफ सेल्स लॉ। जॉन केनेस, अपने जो आगे थियरी पढ़ी ना, उसने इस सेल्स के लॉ के ऊपर है ना थोड़ा अपोजिशन भी लिया था, वो थोड़ा उसका विरोध भी किया था। काइनेस क्लेम्स दैट से मीन्स दैट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन इज ऑटोमेटिकली स्पेंड टू फुलफिल पीपल्स डिमांड। क्योंकि काइनेस क्या बोलता था, पीपल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो रूल होते हैं ना वो इकोनॉमिक को समझ रहा है। इसने ऐसा बोल दिया, उसने क्या मतलब कि पॉइंट आउट किया कि जो सेल्स का लॉ है, बराबर, और सीधे सीधा ऐसा बोल रहा है कि जब प्रोडक्शन बन जाएगा तो पीपल की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। इसने मतलब कि क्वेश्चन किया है, हालांकि क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हो ही जाती है ना। प्रोडक्शन बन गया
तो कस्टमर खरीदेगा तो उसकी डिमांड फुलफिल होने ही वाली है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझाया हुआ टॉपिक है ये। ऐसा तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपकी बुक में BSA में भी नहीं होगा या अदर कोई रेफरेंस बुक में भी नहीं होगा। इतना ईजी मैंने यहाँ पे लिखा है और अच्छे सोर्स से मैंने डाउनलोड किया है ये। बराबर, मैंने लिखा तो है लेकिन डाउनलोड भी अच्छे सोर्स से किया है, मतलब कि वैलिड है ये। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ना पिजू लगेगा, लेकिन पिजूस वेज कट थियरी। अब पिजूस थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंटेड आउट दैट एज लॉन्ग एज वेज and price flexibility existed, the value of assets and the price fixed in terms of money will rise as wage fall. अगर किसी की कमाई कम होगी ना, बराबर, तो मनी है ना, मनी वो ज़्यादा यूज में ली जाएगी। थोड़ा समझ में नहीं आया वैसा चीज़ है, आई नो दैट, बट ये पिजू था ना, बराबर, वो 1959 में एक्सपायर हो गए थे। उनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1877, वो यूनाइटेड किंगडम में, बराबर। और उसके बारे में और कुछ मैं बोलूँ तो उनका थियरी मेरे को देखना पड़ेगा। 2 मिनट, मैं सर्च कर रहा हूँ इसलिए रुका हूँ, डोंट वरी, मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ। मुझे उसमें भी थोड़ा आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा डेटा चाहिए, तो ये मुझे मज़ा आता है। अब देखो, द पिग्यू और द पिग्यू इफेक्ट रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन, wealth, employment and output during the period of the deflation. The Pigou fact states that when there is a deflation of price, employment will increase due to an increase in wealth. समझ रहे हो, कोई चीज़ की प्राइस कम होने लगती है ना, तो एम्प्लॉयमेंट के पीछे खर्चा बढ़ने लगता है, सीधी सी चीज़ है ना। कंसिक्वेंटली सेविंग विल डिक्रीज एंड कंजप्शन विल इंक्रीज। सेविंग बढ़ेगा तो हर चीज़ के पीछे का खर्चा बढ़ेगा, ये भी कोरोना में अपने देख गए हैं। अब द ग्रेट डिप्रेशन 1923 का 1933 का एक्सप्लेन करने का शॉर्ट नोट पूछ लिया या ब्रीफ क्वेश्चन पूछ लिया 7 मार्क्स में, तो क्या लिखना है ये ध्यान देना है। तो द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द सीवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न दैट बिगन इन यूनाइटेड स्टेट इन 1929। 1929 અમેરિકામાં ઇકોનોમિક બહુ જ પડી ભાંગી હતી, જ્યારે ડિપ્રેશન બધાને ફીલ થયું હતું। અને 1929થી લઈને 1941 સુધી આ લાસ્ટ લોંગ રહ્યું તો બહુ કહેવાય। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न इन मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक इतनी लंबी इकोनॉमिक कोई देश की कभी ख़राब हुई नहीं जितनी अमेरिका की हुई थी। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज कोज बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यों हुआ था ये थियरी में है। स्लोइंग कंज्यूमर डिमांड थी ना हर प्रोडक्ट की, वो बहुत स्लो थी। माउंटिंग कंज्यूमर डेप्ट, कंज्यूमर जो खर्च मतलब पैसे चीज़ें लेके जाता था ना तो उधार पे लेके जाता था, उनका भी कर्जा बढ़ रहा था। डिक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना होना चाहिए ना उतनी कैपेसिटी से नहीं हो रहा था। द रैपिड एंड रैकलेस एक्सपांसन ऑफ द US स्टॉक मार्केट, और ये स्टॉक मार्केट का एक्सपांसन है ना वो सोच समझ से बाहर हो रहा था। लो वेजेस, लोगों को बोलते हैं ना मजदूरी या सैलरी कम मिल रही थी। द एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रगलिंग ड्यू टू ड्रॉट एंड फॉलिंग फूड्स प्राइजेस, पैसा कम मिल रहा था मार्केट में सेल करने जाओ तो एग्रीकल्चर का, और साथ में बारिश नहीं गिरी थी, दुकाड़ पड़े तो ऐसा बोलते हैं, तो उससे भी तकलीफ हो रही थी। बैंक हैविंग एक्सेस ऑफ लार्ज लोन दैट कुड नॉट बी लिक्विडेटेड। अब बैंक है ना इतनी लोन दे के लोगों को बैठ चुका था ना, और ख़ुद भी लोन ले चुका था ना कि आगे अब पैसा रोटेट करना पॉसिबल नहीं था। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज मार्क्ड बाय स्टीप डिक्लाइंस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इन प्राइजेस, mass unemployment, banking panics, and the sharp increase in the rate of the poverty and the homelessness. By 1933, unemployment was at 25% and more than the 5,000 bank had gone out of the business. सोच सकते हो ना 1933 आते आते कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग गरीब हो गए।
25% से ज़्यादा बैंक और 25% पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग काम धंधे बिना के मतलब कि बेरोज़गार हो गए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ लिखना, ठीक है। ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है। अब काइनेज and economic is a school of thought that focuses on how government intervention can stabilize the economy। कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक को स्टेबलाइज कर सकती है ना, ये काइनेज एंड इकोनॉमिक से अच्छे से जानने को मिल रहा है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जॉन माइनार्ड काइनेज 1883-1946 उसका जो पीरियड रहा है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। Keynesian economics is based on the belief that aggregate demand or total spending in the economic strongly influence the economic output and inflation. The theory has six main principles, including aggregate demand is influenced by many economic decisions, aggregate demand affects output and inflation, aggregate demand is influenced by public and private decisions. Keynesian economics also believes that aggregate demand does not necessarily equal the productive capacity of the economy. The Keynesian equilibrium condition is the equality between Y, which represent income, and C plus I plus Z, which represent total expenditure or the aggregate demand. This simple linear equation shows the general form of the relationship between the income and the consumption. अब आगे आएगा इसका टॉपिक, ठीक है, consumption and saving function. In Keynesian economy, the consumption function is C is equal to A plus BYD, where C represent consumption, A autonomous consumption, B is the marginal prosperity to the consume, and YD is the disposable income. The saving function represent as S is equal to minus A plus in bracket 1 minus BYD. ठीक है। Keynesian economic is based on the idea that government intervention can stabilize the economy. Keynes argued that the consumption function could be used to track and predict total aggregate consumption spending. Keynesian consumption theory states the MPC should be more than 0 and less than 1, meaning that only a proportion of the increased income is consumed. The rest of the income should be saved. समझ रहे हो? आप जो कमा रहे हो ना उसके परसेंटेज ही आपको खर्चा करना चाहिए, बाकी सब सेव कर लेना चाहिए। द प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड इज गिवन बाय द मार्जिनल प्रॉपर्टी टू सेव द MPS डिफाइंड एज द चेंज इन सेविंग ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन द इनकम। आप जितना कमा रहे हो ना उसमें से जो बचा रहे हो ना वही आपकी वेल्थ है, बराबर। इतना था, बाकी तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। आगे मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया है कि काइनेजन का मेन कंसेप्ट ही यही था, ठीक है, कि कोरोना का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था। बाकी तो बहुत कुछ सीखते हो आप स्क्रीनशॉट लेके। अब है एक कंजप्शन हो गया, अब आगे है इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द काइनेजन इकोनॉमी। द काइनेजन इन्वेस्ट फंक्शन इज पार्ट ऑफ द काइन्स थियरी of macroeconomics. It explains how firms decide to invest in capital such as in land, in machinery, in equipment or in any technology. According to the Keynesian theory of investment, firms determine the optimal amount of investment by considering the rate of interest and the marginal efficiency of the capital. The equilibrium condition in the Keynesian investment theory is when the marginal efficiency of capital equals to the rate of the interest. In Keynesian's model, or we can say Keynes model, investment is the most important type of the private sector spending. This is because reaching full employment requires investment to be large enough to offset the amount of saving that would occur at that level of economic activity. The concept of marginal efficiency of the capital is central to the Keynes theory of investment. It connects the cost that has to be handled in the present to the profit expected to occur in the future. ये भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड था, बराबर, इजी था, बराबर। अगर समझ में नहीं आता तो मैं थोड़ा इसको लिखने के लिए आपको मैं बोलता हूँ 2 मिनट, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मेरे को एक PPT निकालनी पड़ेगी जिसमें मैंने मतलब कि अच्छे से इसको लिखा है समझने के लिए, तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ।
Keynes theory is a general theory, gave a more systematic treatment to the problem of investment function. Keynesian approach is characterized by relating the monetary cost aspect of capital represented by rate of interest with the real yield arising out of an investment. बराबर समझ रहे हो? अपने जितना कमा रहे हैं, बराबर इन्वेस्ट ऐसा करना चाहिए कि जितना कमा रहे हैं उतना तो एटलीस्ट लेवल हो जाए. बस इतना ही इसका समझने का टॉपिक था, बराबर. और इजी वे में समझना है तो 2 मिनट रुक जाइए, बराबर. दूसरी भाषा में firm has to determine the optimal amount of investment by taking into considering the marginal efficiency of capital and rate of interest. इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतना लेवल का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप है ना बेयर कर पाओ या उतना आप फिर इन फ्यूचर बिजनेस करके निकाल पाओ, बराबर. ये इसका कंसेप्ट था, को यही लिखना है. आगे बढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम इनकम मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, यही आपको समझाना है. तो ये लिखो स्नैप लेके, या ऊपर का वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लिखो, दोनों सेम ही पड़ेगा, बराबर. तो आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लायर ऑफ द काइनेसियन इकोनॉमिक. द काइनेसियन मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमिक थियरी दैट asserts that an increase in private consumption expenditure, investment expenditure or net government spending raises total GDP by more than amount of the increase. बराबर. अगर आपका खर्चा, बराबर, कंजप्शन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा या नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब अगर बढ़ रहा है ना, तो जीडीपी जो सोच रहे हैं ना वो अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा. ये मल्टीप्लायर हो गया, ये बेनिफिट हो गया ना, जीडीपी बढ़ रहा है तो ऐसा. तो ये था सेकेंड यूनिट, बराबर. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, बराबर. आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके क्यों रखना है, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्यों ऑन करके रखना है? तो जब आपकी एग्ज़ाम आएगी ना, तब मैं आपको इसके IMP क्वेश्चन दूंगा, उसका डिस्कशन भी करूंगा, लाइव लेक्चर्स भी लूँगा, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी रहेगी, बराबर. और मैं दूंगा उसमें से 80% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगी. मान लो कि मैंने 70 मार्क्स का आपका पेपर है ना, तो उसमें से 50+ मार्क्स का पूछेंगी, उतनी गारंटी लेके मैं चलूँगा, बराबर. तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ये लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, बराबर. ये था बस ऑल अबाउट यूनिट 2 क्लासिकल वर्सेस काइनेसियन इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो जल्दी ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, और यूनिट 3 जल्दी ही अपलोड हो जाएगा.